बीए तृतीय वर्ष के सभी छात्रों का मैं दीपा वाजपेयी अपनी इस डिजिटल कक्षा में स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी पिछली कक्षा में छायावाद तथा प्रगतिवाद तक का कालक्रम अध्ययन कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। छायावादोत्तर काल का प्रारंभ हालावाद की कविताओं से होता है, जिसके प्रमुख कवि बच्चन तथा नवीन आदि माने जाते हैं, रामेश्वर शुक्ल, अंचल आदि माने जाते हैं। उस हालावाद के पश्चात 1943 में अज्ञे द्वारा तार सप्तक का प्रकाशन किया जाता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि साहित्य समाज का प्रतिबिंब है, तो छायावादी काल की घोर एकांतिकता, प्रगतिवाद का समाजवाद के प्रति घोर आस्था, इन सब से कहीं ना कहीं कवि समाज विचलित होने लगा। और जैसा कि वो समय था कि भारत जो है वो स्वतंत्रता संग्राम में प्रयासरत था, चारों ओर जो है वो व्यक्तिगत मूल्यों का धीरे धीरे ह्रास हो रहा था, और जो सामाजिक क्रांति रूस, फ्रांस, इंग्लैंड आदि में जो औद्योगिक और सामाजिक क्रांति हो रही थी, उस परिवर्तन का प्रभाव भी हमारे साहित्य पर पड़ने लगा था। तो कवि समाज की सोच एवं विचारधारा में भी परिवर्तन आया, और कवि समाज ने सामाजिकता के स्थान पर वैयक्तिकता को अपनी कविता में स्थान देना प्रारंभ किया। कवि समाज नए नए प्रयोगों के प्रति आस्थावान था। इसी कड़ी में अज्ञे द्वारा 7 कवियों की कविताओं को लेकर के तार सप्तक नाम के एक संकलन का जो प्रकाशन किया गया, जो कि 1943 में हुआ था। इसी के प्रकाशन के साथ हिंदी साहित्य में प्रयोगवादी कविता की अवधारणा दिखाई देती है। यानी 1943 के बाद तार सप्तक के प्रकाशन के साथ जो प्रयोगशील कवि साहित्य में सामने आ रहे थे, उनकी कविता को प्रयोगवादी कविता कहा गया। अच्छा, 1943 में तार सप्तक के प्रकाशन के साथ प्रयोगवादी कविता का प्रारंभ होता है, तथा 1950 के पश्चात की यही काव्य धारा अपने को नई कविता के नाम से उद्घोषणा करती दिखाई देती है। यानी 1950 के पश्चात प्रयोगवादी कवि अपनी कविता को नई कविता कहते हैं। अर्थात हम देखते हैं कि प्रयोगवादी कविता और नई कविता में वैचारिक स्तर पर, पृष्ठभूमि के स्तर पर, प्रयोग के स्तर पर, अन्वेषण के स्तर पर, रचना धर्मिता के स्तर पर कहीं भी ज्यादा परिवर्तन दिखाई नहीं देता। अब प्रयोगवादी कविता को ये नाम क्यों दिया गया? जैसा कि अज्ञे ने कहा है कि हम राहों के अन्वेषी हैं, अर्थात वो नई सृजनशीलता, नई वैचारिकता, नया भाषा बोध, नया भाव बोध लेकर के साहित्य में अवतरित हुए थे। और ये तार सप्तक के जो 7 कवि थे, इसमें स्वयं अज्ञे भी सम्मिलित थे। भारत भूषण अग्रवाल, गिरजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा आदि, इस तरह 7 कवियों की जो कविताएं थी वो तार सप्तक के अंतर्गत मानी जाती। अब हम यदि देखें कि प्रयोगवादी कविता के प्रमुख कवि कौन है, तो प्रयोगवादी कविता के सर्व प्रमुख कवि तथा इस कविता के प्रवर्तक कौन है? अज्ञे। इसके अतिरिक्त रामविलास शर्मा,
मुक्तिबोध, गिरिजा कुमार माथुर, धर्मवीर भारती, आदि प्रमुख प्रयोगवादी कवि हैं। प्रयोगवादी कविता का सबसे प्रमुख तथ्य जो है वो है नवीन प्रयोग, भाषा के संबंध में भी, शिल्प के संबंध में भी, उदाहरण के संबंध में भी, कि जैसे अभी तक जो उपमान प्रचलित थे प्रयोगवादी कवियों ने उनको अस्वीकृत कर दिया। उन्होंने कहा कि सुंदरता सिर्फ खूबसूरत चीजों में ही नहीं होती है, सुंदरता भद्दी वस्तुओं में भी हो सकती है, और हमारे जीवन में सौंदर्य परक वस्तुओं से अधिक महत्व रोजमर्रा की चीजों का है, रोजमर्रा की भद्दी वस्तुओं का है, और कुरूप वस्तुओं में भी सौंदर्य दिख सकता है। इसी विश्वास को लेकर के उन्होंने नए नए उपमानों की रचना की, और प्रचलित उपमान चंद्र और आकाश, इन सबको हटा करके कभी कलगी बाजरे की, कभी जो है वो पगडंडी, इस तरह के नए नए उपमान उन्होंने सौंदर्य को दिखाने के लिए प्रस्तुत किए। और प्रयोगवादी तथा नई कविता में मुक्ति बोध जो है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है इस संदर्भ में, क्योंकि उनके उपमान, उनके बिंब तो बिल्कुल ही अलग हैं। एक जटिल दृश्य की रचना वो अपनी उपमाओं उपमानों द्वारा करते दिखाई देते हैं। अब सामान्य प्रवृत्तियां, तो सबसे पहली प्रवृत्ति क्या थी? वैयक्तिकता। पहली प्रवृत्ति क्या थी इसकी, प्रयोगवादी या नई कविता की, कि ये कवि वैयक्तिकता के समर्थक थे, यानी वो सामाजिक आस्था या इसका समर्थन ना करते हुए अपने स्वयं के जो है वो भावबोध को, अपने स्वयं के विचारों को अधिक महत्व देना स्वीकृत करते थे। तो घोर वैयक्तिकता जो है वो इस काल की कविता की या प्रयोगवादी कविता की बहुत प्रमुख प्रवृत्ति है। दूसरी प्रवृत्ति है इसकी अनास्था का चित्रण। हमारे प्रयोगवादी तथा नई कविता के कवि अनास्था का चित्रण करते दिखाई देते हैं, यानी सामाजिकता के प्रति उनका जो है मोह भंग हो चुका है और जीवन में वो संतुष्ट नहीं है। उन्हें जीवन में केवल पीड़ा, निराशा और दुख बोध आदि ही दिखाई देता है, और वही निराशा उनकी कविताओं में भी हमें दिखाई देती है। तो जीवन मूल्यों के प्रति वो अनास्था का चित्रण करते दिखाई देते हैं। तीसरी प्रवृत्ति है क्षणभंगुरता एवं मृत्युबोध। प्रयोगवादी और नई कविता के कवि जीवन की क्षणभंगुरता को अनुभव करते हैं। उन्हें लगता है कि जीवन जो है वो कभी भी समाप्त हो सकता है, तो वो सदैव जो है वो मृत्यु के भय से ग्रसित दिखाई देते हैं। वो जीवन को छोटे सी काल की अवधि में ही जी लेने में विश्वास नहीं करते, बल्कि वो हर समय मृत्यु के भय से ग्रसित दिखाई देते हैं, और यही भय उनकी संपूर्ण रचना धर्मिता को प्रभावित करते दिखाई देते हैं। नंबर 4, दमित भावनाओं की अभिव्यक्ति। हमारी प्रयोगवादी कविता के कवि अपनी जो भावनाएं हैं, जो एक प्राकृतिक भावनाएं जैसे कि काम भावनाएं, स्त्री के प्रति भावनाएं, तो इस प्रकार की दमित भावनाओं की खुलकर
करके बिना किसी संकोच के अपनी कविता में अभिव्यक्ति करते दिखाई देते हैं। इस काल की कविताओं में निराशा, दुख एवं पीड़ा बोध का प्रबल स्वर दिखाई देता है कि जैसे कवि जो है वो जीवन से बिल्कुल एकदम क्षीण हो चुका है, उसके मन में जीने के प्रति कोई आस्था नहीं रही, वो चारों ओर से दुख, पीड़ा, निराशा इसी को ही देखता है। इसीलिए इस काल की कविता वो महत्व नहीं प्राप्त कर सकी है जो छायावादी कविता या भक्ति काल की कविता कर पाई है। इस काल के कवियों में अहम या मैं की भावना का प्रदर्शन भी बहुत अधिक देखने को मिलता है। यानी कवि जो है वो हम की भावना से प्रेरित नहीं दिखाई देते, वो अपने व्यक्तिगत सुख और दुख की भावना जो है वो प्रदर्शित करते दिखाई देते हैं। इस काल की कविता में व्यक्तिगत आत्मबोध को अभिव्यक्त करने की भावना बहुत अधिक देखी जाती है। इसी कारण इस काल की कविता जो है वो समाज में बहुत अधिक दिनों तक कालजयी होने का गौरव नहीं प्राप्त कर पाई है, क्योंकि रचना वही कालजयी होती है जिसमें समाज के लिए प्रत्येक काल के निमित्त कुछ न कुछ संदेश जो है वो छिपा रहता है। आज रामचरितमानस जो है वो 14वीं शताब्दी 15वीं शताब्दी में लिखी गई, लेकिन आज भी हमारे लिए उतनी ही प्रासंगिक है। क्यों? क्योंकि उसमें संपूर्ण समाज के लिए जो है वो युग बोध निहित है, और ये भावना जो है हमारी प्रयोगवादी या नई कविता में देखी नहीं जा सकती। इसके अतिरिक्त नवीन उपमानों का प्रयोग, नवीन उपमानों का प्रयोग इस कविता की एक महत्वपूर्ण विशेषता रही है। यानी इस काल के कवि जो चले आ रहे उपमान थे, जो चले आ रहे उदाहरण थे, उनको अस्वीकृत करते, उनको असंगत बता देते हैं तथा अपने लिए नए नए उदाहरण, नए नए उपमानों, नए नए बिंबों की खोज करते दिखाई देते हैं। नंबर 9, भाषा का भदेसपन, अर्थात इस काल के कवियों ने शुद्ध, परमार्जित, संस्कृतनिष्ठ बोली के स्थान पर आम बोलचाल की आम फाम भाषा तथा मिली जुली शब्दावली जिसमें ग्रामीण भाषा के भी शब्द हैं, हो सकता है कि अंग्रेजी के शब्द भी आ जाएं, इस तरह जो है वो भाषा जो है ऐसी स्वीकृत की है जो आम बोलचाल में ही प्रचलित है। यानी बहुत अधिक क्लिष्ट व सुसंस्कृत शब्दावली का प्रयोग इस काल में हमें कम देखने को मिलता है। सभी कवियों ने शिल्पगत प्रयोगों के प्रति आस्था का चित्रण किया, यानी सभी कवि नए नए ढंग के प्रयोग अपने शिल्प में करते दिखाई देते हैं। कहीं त्रिलोचन सोनेट लिखते हैं, चतुष्पदी की कविता लिखते दिखाई देते हैं, तो नागार्जुन अपने ही ढंग की जो है वो सुंदर प्रकृति पूर्ण एक तरफ सुसंस्कृत कविताएं लिखते हैं, दूसरी तरफ वो अपनी जो है वो बिहार के अंचल के शब्दों को समेटे हुए देशज कविता भी लिखते दिखाई देते हैं। तो इस काल के जो सभी कवि हैं वो शिल्प के प्रयोग के प्रति बहुत अधिक
जो है वो मुखर दिखाई देते हैं, सजग दिखाई देते हैं। तो ये थी कुछ प्रमुख विशेषताएं जो प्रयोगवादी तथा नई कविता में देखने को मिलती हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस काल की कविता के सर्व प्रमुख कवि जो है वो अज्ञेय हैं। तो अपने अगले वीडियो में मैं अज्ञेय के विषय में बात करूंगी, उनकी प्रमुख प्रवृत्तियां आदि बताऊंगी। धन्यवाद।